हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, जैसे मैंने बोला था मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, कि मैकेनिकल सिस्टम की किस तरह से मैथमेटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, मतलब मैकेनिकल सिस्टम को कैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव डन दिस स्टेप। इस लेक्चर में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप लोगों ने ये स्टेप अभी भी नहीं समझा है, लास्ट लेक्चर आपको याद नहीं है, तो फर्स्टली पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, एक बार आइडिया ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए किस तरह से हमने इक्वेशंस को लिखा था फ्रॉम द मैकेनिकल सिस्टम। इन दिस लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं वही सेम चीज है, बट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहाँ पे हम एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर जो हमारा टास्क है हम उस पर बढ़ जाएंगे कि अल्टीमेटली जो हमें करना है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालॉगस, इस चीज को हम बोलते हैं एनालॉगी। तो यहाँ पे आपने फोर्स सिस्टम को वोल्टेज बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फोर्स सिस्टम को करंट बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगी, कि जब हम फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम देखेंगे तो किस तरह से कन्वर्जन होता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इस लेक्चर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज एनालॉगी कन्वर्जन टेबल। तो ये यहाँ पे मैंने कन्वर्जन टेबल ली है और इसमें मैंने दोनों ही सिस्टम को आपके लिए एक साथ ऐड ऑन कर दिया है कि ये आपका एक साइड है मैकेनिकल सिस्टम। अगर आप कहते हैं कि मुझे फोर्स टू वोल्टेज जाना है, फोर्स टू वोल्टेज, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स इज इक्विवेलेंट टू, इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिस इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज। तो हम इस एनालॉगी टेबल का यूज करेंगे और सिंपली फोर्स को V से कन्वर्ट कर, मतलब V से रिप्लेस कर देंगे। मास इज रिप्लेस बाय L, तो L मींस इंडक्टर। स्टिफनेस यानी K स्प्रिंग कोफिशिएंट जो है दैट इज रिप्लेस बाय 1/C। कोफिशिएंट B, डैम्पिंग कोफिशिएंट B इज रिप्लेस बाय R, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट X इज रिप्लेस बाय चार्ज Q। ये आपका है इन केस ऑफ फोर्स वोल्टेज। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आगे बात करेंगे दैट इज फोर्स टू करंट एनालॉगस, तो यही सेम फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू करंट, मास इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, K is replaced by 1/L, B is replaced by 1/R, X is replaced by flux phi। तो ये दोनों ही टेबल को मैंने आपके सामने एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही टेबल में। अगर आप कहीं भी देखोगे दोनों टेबल अलग अलग मिलेंगी, बट मैं इसे एक साथ ही याद रखता हूं हमेशा, जिससे आप एक याद करें तो दूसरा आई थिंक उसके सिमिलरिटी में याद हो सकता है। लाइक अगर मैं फोर्स टू वोल्टेज याद रखता हूं और मैं कहता हूं फोर्स वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए आप करंट में, कि अगर यहाँ V था तो वहां पे I होगा। अगर हम मास को देखें, मास L के इक्विवेलेंट है, तो L का अपोजिट यहाँ पे C है, तो यहाँ पे L के अगेंस्ट C आ जाएगा। अगर आप K में भी देखेंगे तो यहाँ 1/C है, अगर एक में 1/C है तो दूसरे में क्या होगा 1/L। तो एक के अगेंस्ट आपको याद करना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, बाकी चॉइस आपकी है, आप जैसे ही से याद करना चाहें, बट मैं हमेशा इन्हें एक साथ ही याद रखता हूं ताकि एक के अगेंस्ट आप दूसरा याद कर सकें। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो हमें इस लेक्चर में यूज होने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होने वाली है, जहां पे हम एनालॉगस सिस्टम की बात करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, दिस इज द गिवन मैकेनिकल सिस्टम। इस सिस्टम का हमें फोर्स्ड वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा ड्रॉ द फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम। राइट, तो सबसे पहला स्टेप है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो हमने सीखा था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि इसकी इक्वेशंस क्या होंगी इस सिस्टम की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम, देन उसके बाद अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, उनसे हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्री बॉडी किसका बनेगा, सबसे पहले फ्री बॉडी बनेगा मास m1, बिकॉज यहीं पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे m1 का फ्री बॉडी कंसिडर करना है। m1 के फ्री बॉडी के लिए मास आपका फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, दिस इज फोर्स, जिस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1। तो इसका अपोज कौन करेगा, अपोज करेगा खुद मास बॉडी m1 d² x1/dt²। और दूसरा अपोज कौन करेगा, दूसरा अपोज करेगा ये जिससे बंधा है, और बंधा किससे है, K1 स्प्रिंग से, तो यहाँ पे आ जाएगा K1 x1 - x2। आई थिंक अब तो ये सबको याद हो चुका होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इस पे बहुत अच्छे से इसको समझा है कि बेसिकली किस तरह से आपको इक्वेशंस बनानी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है, कोई चीज आपको फिर कंफ्यूज कर रही है, सो गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, देन उसके बाद आप यहाँ पे वापस आइए, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। राइट, तो फर्स्ट बॉडी मैं कंसिडर कर चुका हूं, और इस कंसिडर के बाद आप इसकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। लेकिन Ft इज इक्वल टू बिकम्स m1 d² x1/dt² प्लस K1 x1 - x2। राइट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंसिडर द सेकंड डायग्राम। तो जब सेकंड डायग्राम को कंसिडर करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2।
सो M2 को फ्री बॉडी ले लेते हैं, तो अब M2 पे अप्लाइंग फोर्स कौन हो जाएगा? M2 पे अप्लाइंग फोर्स होगा जो M1 के लिए अपोजिंग फोर्स थे, बट अदर देन मास, राइट? सो यानी M2 का अप्लाइंग फोर्स कौन हो गया? K1 x1 माइनस x2। अब इस फोर्स का अपोज कौन करेगा? सबसे पहले मास बॉडी, तो m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का कितना है? x2, हियर इज द डिस्प्लेसमेंट x2। और दूसरा, ये किन किन कंपोनेंट से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है? तो कौन से कंपोनेंट है? K2 भी है और B2 भी है, K2 है और B1 है, राइट? सो हियर इट इज K2, सो K2 का अपोजिंग फोर्स हो जाएगा K2 x2 माइनस x3, जैसे कि मैंने बोला था, जिसके फ्री बॉडी को आपने कंसिडर करा है उसके डिस्प्लेसमेंट में से अदर डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए, राइट? और सेम काम आपको करना है यहाँ पे B1 के लिए, सो B1 d बाई dt x2 माइनस x3, राइट? सो ये हो गया हमारा B1 के लिए अपोजिंग फोर्स, राइट? ये हो गया आपका M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हमारा अप्लाइंग फोर्स कौन था? K1 x1 माइनस x2, और अपोजिंग फोर्स कौन है? M2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, देन K2 x2 माइनस x3 एंड B1 d बाई dt x2 माइनस x3। इसको आप इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हमने ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करी है, ऐसे ही आप इस की इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, थर्ड फ्री बॉडी कंसिडर करना है, तो थर्ड फ्री बॉडी क्या हो जाएगा? अब इसके बाद आप थर्ड फ्री बॉडी देख लीजिए। सो नाउ वी हैव एन M3। अब M3 का फ्री बॉडी कौन हो जाएगा? जो यहाँ पे अपोजिंग फोर्स थे, किसके लिए? M2 के लिए। कौन कौन से? K2 x2 माइनस x3 एंड B1 d बाई dt x2 माइनस x3, ये अप्लाइंग फोर्स हो गए। और अब इसका अपोज कौन करेगा? सबसे पहले मास बॉडी, तो M3 d स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर, सबसे पहले मास का अपोजिट फोर्स। उसके बाद आप लगाओगे नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए, तो K3 इंटू x3 रह जाएगा, राइट? सो ये बन गए आपके तीनों फ्री बॉडी डायग्राम, और इन तीनों फ्री बॉडी डायग्राम से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तीनों इक्वेशन, राइट? तो फर्स्ट हमने लिखी थी, सेकेंड आपको बताई थी। इसी तरह से आप इस थर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं कि K2 x2 माइनस x3 प्लस दिस फोर्स, यानी इन दोनों का इक्वेशन का सम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इन दो वैल्यूज का सम, यानी कि M3 d2 x3 बाई dt स्क्वायर प्लस K3 ऑफ x3। एक चीज इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है फ्रिक्शन लेस। आई हैव कंसिडर दिस फ्रिक्शन लेस बॉडी। अगर आपको यहाँ पे गलती से एग्जाम में फ्रिक्शन लेस ना लिखा हुआ है और यहाँ पे वो आपको कुछ ऐसा दे दे कि लाइक F1 और यहाँ पे हम दे दें सपोज F2 एंड F2, तो इस केस में क्या होगा? या सपोज यहाँ पे भी कोई फोर्स दे रखा है, दिस इज F3, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है। फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइंग फोर्स नहीं बन सकता, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। तो अगर मैं बात करूं M1 फ्री बॉडी में अगर ये फ्रिक्शन फोर्स होता, तो दिस M1 का फ्री बॉडी जो बनता, उसमें यहाँ पे अप्लाइंग फोर्स तो F है ही, बट इसका अपोज कौन करेगा? इसका अपोज कर रहा था अभी तक M1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर, और दूसरा K1 दैट इज x1 माइनस x2, और तीसरा अपोजिंग फोर्स लग जाता है ये वाला जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज स्टेटेड एज F3 dx1 बाय dt। ठीक है, एक तरह से ये आपका फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं कि डैम्पर के इक्विवेलेंट ही वर्किंग चलती है। डैम्पर जैसे होता है उसी तरह से हमारे इसकी भी वर्किंग चलती है, d बाई dt इसमें भी आता है, बट डैम्पर और इसमें फर्क इतना हो जाएगा कि आपको जो x1 है, मैंने यहाँ पे केवल x1 लिखा है, अगर ये डैम्पिंग फोर्स के लिए लिखते तो हम x1 माइनस x2 लिखते, क्योंकि डैम्पिंग इन बिटवीन लगती है दो कंपोनेंट के, जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ऑन द बॉडी इटसेल्फ। तो बस यही डिफरेंस है। फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको आता है तो यहाँ पे आपको लिखना है dx1 बाई dt। जैसे जब आप M2 के लिए फ्री बॉडी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो इसके लिए हो जाएगा F2 dx2 बाई dt, और ये फ्रिक्शन फोर्स इस M2 के लिए अप्लाइंग फोर्स नहीं बनेगा। ठीक है, अप्लाइंग फोर्स नहीं बनेगा। जब M2 का फ्री बॉडी आप बनाएंगे तो M2 के फ्री बॉडी पे अप्लाइंग फोर्स केवल और केवल K1 x1 माइनस x2 ही रहेगा, जिसका बाकी चीजें अपोज करेंगी, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइंग फोर्स नहीं बनता। अभी फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं लिया है, बट इन केस अगर फ्रिक्शन आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। चलिए फिलहाल अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक हम तीनों इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं, और उन तीनों इक्वेशन को फॉर्म करके आप लोगों के पास अब ये तीन इक्वेशन लिखी हुई होंगी कि f इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस k1 x1 माइनस x2। देन दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन कि k1 माइनस x1 माइनस x2 का अप्लाइंग था, तो ये उसके लिए अपोजिंग फोर्स थे, और फिर ये थर्ड मास बॉडी के लिए ये आपका अप्लाइंग फोर्स बन गए थे, तो ये उसका अपोजिंग फोर्स था, राइट? सो इस तरह से आपने तीनों इक्वेशन लिख ली है। नाउ द
क्वेश्चन स्टार्टेड FV एनालॉगी। मैंने पहला स्टेप कर लिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, दिस इज ओनली स्टेप नंबर 1 कि आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली है। अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से एनालॉगस सिस्टम जो बनाना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है इस टेबल की। जी हाँ, ये आप हमेशा क्वेश्चन करते हुए राइट साइड में बना लीजिए, जिससे कि आप इसी टेबल को देखकर यहाँ पे सिंपल मुझे कन्वर्जन करना है, यानी केवल वेरिएबल को रिप्लेसमेंट देनी है। राइट, सो सिंपल मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर ली है। अब इस इक्वेशंस को मैं चेंज करना शुरू करता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे लिखा है f, तो एज पर द टेबल दिस f इज कन्वर्टेड इनटू v। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v इज इक्वल टू नाउ m इज रिप्लेस बाय l, तो यहाँ पे हो गया l सफिक्स एज इट इज, सफिक्स में कोई चेंज नहीं 1 2 3 वाली वैल्यू में। देन है d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है x1, तो x इज बेसिकली रिप्लेस बाय q, तो यहाँ पे हो जाएगा q1। सिमिलरली k1 है तो k1 इज रिप्लेस बाय 1 बाय c1, देन यहाँ पे हो जाएगा q1 माइनस q2। राइट, तो ये आपका कन्वर्जन यूजिंग दिस टेबल इस तरह से मुझे फॉर्म करना है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब ये जो हमने कन्वर्जन किया है, ये जो बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुई है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बेसिकली ये इक्वेशन आपकी कुछ नहीं है, वही इक्वेशन है जो आप KVL अप्लाई करने पे बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं केवल क्या काउंट कर रहा हूं, दिस इज द वोल्टेज, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस इज फर्स्ट वोल्टेज एंड दिस इज सेकेंड वोल्टेज। तो मैं इसको इक्वेशन को V और I की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब जो यहाँ पे चार्ज लिखे हैं, दिस चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ करंट। सो इफ यू रिमेंबर, अगर Q हमारा चार्ज है तो dq बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, dq बाई dt रिप्रेजेंट करता है करंट I। dq बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, I। तो अगर यहाँ पे d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर है, d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा di बाई dt। राइट, सिमिलरली जो आपका केवल q है, अगर मुझे इसे करंट में कन्वर्ट करना तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। राइट, तो q इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। dq बाई dt अगर है तो वो I में कन्वर्ट हो जाएगा, d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर है तो वो di बाई dt में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो इन चीजों का यूज करते हुए अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन दैट v इज इक्वल टू L1 di1 बाय dt प्लस 1 by c1 इंटीग्रेशन q1 is replaced by i1, q2 is replaced by i2, complete इंटीग्रेशन लगा दिया and dt। तो this is my equation number 1 जो आपकी इसके इक्विवेलेंट है, that force is equal to m1 plus k1 x1 minus x2। ओके, तो मैंने केवल 2 स्टेप आगे बढ़ाए इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए। पहले स्टेप में मैंने उसे एज पर द टेबल वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया, और देन उसके बाद मैंने Q वाले टर्म को यानी चार्ज वाले टर्म को करंट में चेंज करा है, दैट्स इट। मैंने केवल इतना काम किया है। अब यही काम आपको अदर 2 इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के लिए करना है, जिससे कि आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट, तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 और दिखाता हूं, सिमिलरली आप लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है k1 x1 माइनस x2 से, तो k1 की जगह आ जाता है 1 बाय c1, x1 माइनस x2 की जगह आ गया q1 माइनस q2 इज इक्वल टू m2 की जगह हो गया L2 d स्क्वायर बाय, ये हो गया q2 बाय dt स्क्वायर। जस्ट आई एम रिप्लेसिंग द वेरिएबल एज पर द टेबल। k2 है तो यहाँ हो गया 1 बाय c2, देन x2 माइनस x3 है तो ये हो गया q2 माइनस q3, देन उसके बाद b1 है तो b1 इज रिप्लेस बाय r1 d बाई dt अपनी जगह पे, और x2 माइनस x3 है तो दिस इज q2 माइनस q3। अब फिर से वही चीज लगाइए कि 1 बाय c1, अगर यहाँ पे केवल q1 है तो दिस इज रिप्लेस बाय i1 माइनस i2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। q को हमने i में चेंज कर दिया, L2 की जगह L2 रहा, यहाँ पे d स्क्वायर q बाई dt स्क्वायर है तो ये बन जाएगा di2 बाय dt, प्लस फिर से सेम चीज है q2 माइनस q3, तो 1 बाय c2 इंटीग्रेशन i2 माइनस i3 देन dt, प्लस यहाँ पे r1 है। नाउ दिस इज d बाई dt q2, तो d q2 बाई dt क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली i2 माइनस i3। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अभी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मे भी आपको प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, बट यही चीज जब आप आगे 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप से और फिर आएंगे वापस, तो आप कहोगे कि सर ये वाला स्टेप भी मैं नहीं लिखना चाह रहा, मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन से ये स्टेप भी लिख सकता हूं। बिकॉज बहुत सिंपल लगता है कि जब हम जहां Q लिख रहे हैं उसे साथ के साथ I में कन्वर्ट करते चले जाएं। तो अब सिमिलरली अगर मैं आपको प्रोसेस दूं तो थर्ड इक्वेशन आप खुद से बना सकते हैं, एंड देन थर्ड इक्वेशन इज रिटन एज 1 बाय c2 इंटीग्रेशन ऑफ i2 माइनस i3 ऑफ dt प्लस b1 d बाई dt, दिस विल रिप्लेस नॉट b1, मैं इसे कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, सो दिस इज r1 i2 माइनस i3 इज इक्वल टू, नाउ राइट हैंड साइड कन्वर्ट करते हैं तो m3 की जगह आ जाएगा L3, ये हो जाएगा di3 बाई dt,
एंड प्लस K3 की जगह हो जाएगा 1/C3 और x3 की जगह Q3, जिसे अल्टीमेटली हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ I3 dt में। तो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन कन्वर्जन, ये आपको कन्वर्ट करना है, राइट। अभी मैंने आपको पहले ही बोला मेरे पास दो टाइप के एनालॉगस हैं, एक है हमारा फोर्स वोल्टेज, एक है हमारा फोर्स करंट। तो अभी हम यहाँ पे फोर्स वोल्टेज कर रहे हैं, जिसके लिए ये इक्वेशंस बनाने का तरीका वो सेम रहने वाला है, बट डिफरेंस कहां आएगा, जब मैं फोर्स करंट करूंगा तो ये टेबल चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से ये सारी जो कन्वर्ट करी हुई इक्वेशन है इनमें चेंजेस आ जाएंगे। तो बाकी इसलिए मैं बोल रहा हूं स्टेप नंबर 1 आपका एज इट इज रहने वाला है, केवल ये जो हम स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं, ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। नाउ कम्स टू द स्टेप नंबर 3, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है कि जब अब आपके पास इक्वेशन आ गई, सो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट, ठीक है। लाइक मैकेनिकल सिस्टम है ना, इस मैकेनिकल सिस्टम का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अब मैं इन इक्वेशंस की हेल्प से बनाने वाला हूं। तो हम यहाँ पे कुछ काम ऐसा करने वाले हैं कि जो अब तक आपने काम किया कि आपको एक सर्किट मिल जाए और आप उसमें केवीएल अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद आप ये इक्वेशंस लिखते हैं। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अपोजिट टास्क करने वाले हैं कि वी हैव इक्वेशंस और इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करने वाला हूं। तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि कितने करंट हैं इन तीनों इक्वेशंस में मिला के, कितने करंट्स हैं, कितने करंट्स हैं यहाँ पे, I1 है, I2 है एंड I3 है। तो दे आर 3 करंट वैल्यू, व्हाट आर दोस, I1, I2 एंड I3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 मैश फॉर्म कर लूंगा, मतलब 3 ब्लॉक फॉर्म कर लीजिए लाइक दिस, और एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है हमने मान लिया, एक में करंट I2 फ्लो कर रहा है, एक में करंट I3 फ्लो कर रहा है, राइट, बिकॉज दिस आर द केवीएल इक्वेशंस। तो मैंने यहाँ पे जितने करंट हैं उतने मैश फॉर्म कर लिए, एक में I1 फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है एंड I3 फ्लो कर रहा है, राइट। अब मैं पहली इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन सेज दिस V इज इक्वल टू L1 di1 by dt प्लस 1/C1 I1 माइनस I2, राइट। सो यहां हमने लगा दी दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज V, और अगर इस लूप को कंप्लीट करूं तो अब इस लूप में मेरे पास 4 ब्रांचेस हैं, उन 4 ब्रांचेस में I1 करंट कहां पे फ्लो कर रहा है, I1 आपका इस हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली ब्रांच में ही फ्लो कर रहा है, नीचे भी फ्लो कर रहा है, या इस V वाली ब्रांच पे भी फ्लो कर रहा है, राइट। तो मुझे इस I1 ब्रांच के साथ L1 कंपोनेंट को लगाना है, तो मैंने सपोज L1 को यहां पे लगा दिया, दिस इज माय L1 इंडक्टेंस, राइट। मैं इस L1 को नीचे भी लगा सकता हूं बिकॉज वहां पे भी I1 करंट ही फ्लो करेगा, राइट। तो नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2। तो अब I1 माइनस I2 को हमें कहां लगाना है, जी हां, इस वर्टिकल ब्रांच में फ्लो करेगा आपका I1 माइनस I2। तो यहां पे आपको अप्लाई करना है दिस कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू लिख देंगे आप C1। तो ये आपका पहला मैश हो गया कंप्लीट। अगर आप इस मैश में केवीएल लगाते हैं, सो वी विल गेट द सेम इक्वेशन अगर हम इस मैश में केवीएल अप्लाई करें, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो 1/C1 I1 माइनस I2, ऑलरेडी आपने C1 को प्लेस कर दिया, तो यहां पे I1 माइनस I2 के रेफरेंस में 1/C1 ये वोल्टेज जनरेट हो रही है। नाउ दिस इज इक्वल टू L2 di2 by dt 1/C2 I2 माइनस I3 एंड R1 I2 माइनस I3। तो जहां पे केवल I2 करंट फ्लो कर रहा है उसे मैं I2 वाली ब्रांच पे अप्लाई कर दूं, तो दिस इज बिकम L2, और यहां पे I2 माइनस I3 है, यहां पे भी I2 माइनस I3 है। तो ये दो कंपोनेंट आपको इस वर्टिकल ब्रांच में लगाने होंगे जहां पे I2 माइनस I3 करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस बिकम्स C2 एंड दिस बिकम्स R1, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड मैश भी कंप्लीट। तो बहुत सिंपल सा है कि जहां पे जिस ब्रांच पे केवल करंट जो फ्लो कर रही है वही चीज मुझे उस पर्टिकुलर ब्रांच पे अप्लाई करनी है, वही कंपोनेंट। अब अगर सिमिलरली आप इस नेक्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो इस नेक्स्ट इक्वेशन में आप C2 प्लेस कर चुके हो I2 माइनस I3 वाली ब्रांच पे, R1 भी प्लेस कर चुके हो I2 माइनस I1 वाली ब्रांच पे। अब राइट हैंड साइड पे बचा है जिसमें दोनों में करंट I3 फ्लो कर रहा है और कंपोनेंट लगा है L एंड C। तो अब आपके पास इस पूरे लूप में केवल और केवल I3 करंट फ्लो करने वाला है इन तीनों ब्रांच में। तो आप कहीं पे भी L को अप्लाई कर दीजिए, जैसे सपोज मैं यहाँ L लगा देता हूं, देन यहाँ पे C लगा देता हूं, एंड दिस इज ओवर। तो दिस इज L3 एंड दिस इज C3। सो दिस इज द अल्टीमेटली सर्किट जो मुझे रिक्वायर्ड था फ्रॉम माय गिवन मैकेनिकल सिस्टम। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन भी ये आता है कि फ्रॉम द गिवन मैकेनिकल सिस्टम आपको ये एनालॉगस सिस्टम जनरेट करना है। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, पहले आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस करी, देन उसके बाद आपने उसे कन्वर्ट करा, एंड देन वी विल ड्रॉ द सर्किट, राइट। तो अल्टीमेटली दिस इज योर फाइनल आंसर जहां तक आपको पहुंचना है। पहली बार करेंगे टिपिकल लग सकता है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा जब आप इसी क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे, एक दो क्वेश्चन अभी हम आगे और करने वाले हैं, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है, राइट। अब मैं आपको एक और टेक्निक देता हूं, चलिए
आपको एक और सॉल्यूशन दे देता हूं, यहां पे आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। यहां तक तो आपने स्टेप बाय तो सीख ही लिया कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना रहे हैं, बट मैं इसी क्वेश्चन से आपको बता सकता हूं किस तरह से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पे कितने मास बॉडी लगे, कितने डिस्प्लेसमेंट है, x1 x2 एंड x3। तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन 3 मैश, जिसमें एक में करंट I1 फ्लो कर रहा था, एक में करंट I2 फ्लो कर रहा है और एक में करंट I3 फ्लो कर रहा है, राइट, I1 I2 एंड I3, ठीक है। उसके बाद कितने मास बॉडी लगे हैं, M1 M2 M3। तो मास बॉडी इज रिप्लेस बाय L1, तो यहाँ पे आप L1 लगा दीजिए, यहाँ पे आप L2 लगा दीजिए और यहाँ पे आप L3 लगा दीजिए। ये हमारे लग गए L1 L2 एंड L3। इनिशियल लूप में आपको एक वोल्टेज अप्लाई करनी है जो कि आपको एक्सटर्नल फोर्स की इक्विवेलेंट बता रही है। अब जो इन बिटवीन कंपोनेंट बचते हैं, नाउ दिस इज इन बिटवीन कंपोनेंट, दीज टू आर इन बिटवीन कंपोनेंट एंड दिस इज इन बिटवीन कंपोनेंट। तो ये जो इन बिटवीन कंपोनेंट है ये आपके इस वर्टिकल ब्रांच में आ जाएंगे। लाइक K1 किस किस डिस्प्लेसमेंट के बीच में, x1 x2 के बीच में है ना, तो K1 आपका लग जाएगा I1 I2 वाली इस वर्टिकल ब्रांच पे, और K का इक्विवेलेंट कौन होता है, C। तो ये लग गया था हमारा C1। यहाँ पे x2 और x3 के बीच में K2 और B1, तो यहाँ पे हमारा K2 की जगह आ गया था C2 और B1 की जगह आ गया था R1, राइट। और ये जो थर्ड कंपोनेंट है K3, ये x3 और रिजिड यानी 0 के बीच में है, तो फिलहाल मैं इसे बीच में ही मानता हूं और इस K3 का रिप्लेसमेंट कर देता हूं यहाँ पे, एंड दिस बिकम्स C3। तो ये आपका नेटवर्क बनके हो गया रेडी। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबिलिटी है, आप नेटवर्क मैकेनिकल नेटवर्क को देख के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना सीख जाएंगे, बहुत आसान है। बट जब आप समझना कि आपको ये आ गया कि जब आपको ये बीच वाले जो हमने स्टेप इसमें सीखे हैं कि स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, इनको लिखने में आपको लगे कि हाँ मैं तो बोर हो रहा हूं इन्हें लिखने में, मैं क्यों लिखना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली सर्किट क्यों नहीं बना लेता, क्योंकि मुझे सर्किट आता है। तो तब आप समझिएगा कि हाँ आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई, राइट। तो इस लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने जो कवर किया है दैट इज फिजिकल सिस्टम को हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वी हैव कंसीडर्ड फोर्स टू वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे अनदर क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा दैट इज बेस्ड ऑन फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम। तो जो हम उसमें करेंगे कन्वर्ट की फोर्स सिस्टम को इक्विवेलेंट करंट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।